हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एबायोजेंसिस जो थ्योरी है, इस कॉन्सेप्ट को दिए थे डॉक्टर जॉन बटिस्टा ऑन हालमोंट। इन्होंने क्या दिया था? एबायोजेंसिस थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया क्या कि जो लाइफ है, जो लाइफ कम कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ जो होता है कम फ्रॉम हुआ था नॉन लिविंग थिंग्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया मड्स, मतलब कीचड्स, और ग्रेन्स इन सब से इन सब से लाइफ ओरिजिनेट हुई। कौन कहा था? डॉक्टर बटिस्टा ऑन हालमोंट ने। इन्होंने कहा था कि जो लाइफ है एबायोजेंसिस के थ्रू ओरिजिनेट हुई, यानी नॉन लिविंग थिंग से ये ओरिजिनेट हुई। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि उन्होंने एक डर्टी क्लॉथ लिया प्लस बीट लिया और इसको उन्होंने स्टोर किया 21 डेज के लिए। स्टोर क्या किया? 21 डेज के लिए 21 डेज के लिए स्टोर कर दिया। उसके बाद देखा क्या? उन्हें मिला कि 21 डेज बाद इसमें से माइस ओरिजिनेट हो गए। ओरिजिनेट हो गई। ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एबायोजेंसिस थ्योरी के। और उस टाइम क्या होता, चाहे जो इवोल्यूशन का नया पीक पकड़ा हुआ था, इवोल्यूशन में चाहे जो साइंटिस्ट थे वो बताते थे, उनका जो होता था, जो एक्सपेरिमेंट है वो सही माना जाता उस टाइम, अर्ली अर्थ के टाइम पे। ठीक, उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या बताया कि जो नील रिवर है उसके जो किनारे पे, नील रिवर के साइड पे जो मड्स पाए जाते हैं, जो कीचड़ पाए जाते थे, वहां से निकलते थे आपके रेप्टाइल्स। उसके बाद क्या होते हैं? एम्फीबियंस। ये उसके बाद आपके निकलते हैं एम्फीबियंस। उसके बाद में पिसीज, उन सब का वहां से क्या हुआ? ओरिजिनेट हुई, या तो फॉर्मेशन हो रहा था। उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका ओरिजिनेट जो हुआ था नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो जीवन है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ था। इसको बताए थे डॉक्टर जॉन बटिस्टा ऑन हालमोंट ने। इन्होंने बताया था अपने एबायोजेंसिस कॉन्सेप्ट वाले थ्योरी में। उन्होंने क्या किया था? रेसिपी बनाया था माइस का रेसिपी क्या होता है कि डर्टी क्लॉथ ले लिया, उसके बाद बीट लिया, कुछ 21 दिन के लिए स्टोर किया और बन गया माइस। एबायोजेंसिस थ्योरी उन्होंने कॉन्सेप्ट किया। ये थ्योरी पढ़ा जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में। ठीक, इसको आप लोग क्या कर लो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बायोजेंसिस। हेलो बच्चों, तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है बायोजेंसिस में बताया जाता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति है। उन्होंने क्या किया था? इसका जो एक्सपेरिमेंट है, ये काटे पर आपको। ये बायोजेंसिस के बाद अगला टॉपिक तुम लोग का है बायोजेंसिस जो होता है ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का पार्ट है। इसमें बताया जाता है जो लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका मतलब होता है कि जीवन की उत्पत्ति जीवन से हुई है। ठीक, इसमें बताया जाता है जीवन की उत्पत्ति जो है जीवन से हुई है। और क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंट जो किए थे पास्चर का पूरा नाम है लुईस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बताया था
कि जो प्रूव किया था बायोजेनेसिस को, कैसे आओ देखते हैं। इसमें उन्होंने किया था, उन्होंने 2 फ्लास्क लिया, 2 क्या लिया, फ्लास्क लिया। पहला फ्लास्क लिया छोटा सा बना दे रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 2 फ्लास्क लिया, ठीक। एक फ्लास्क ये हो गया और दूसरा फ्लास्क ये हो गया, ठीक। 2 फ्लास्क लिया। अब जो पहला फ्लास्क लिया था, पहले फ्लास्क को हीट करके यस के शेप में दे दिया उसको, उसका जो शेप बना दिया, उसका जो माउथ है, माउथ को यस के शेप में कन्वर्ट कर दिया, यस वाले शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया पहले वाले फ्लास्क को, ठीक है। और दूसरे वाले फ्लास्क को खुला छोड़ दिया, ठीक। अब इसमें क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे आधे फ्लास्क पर ऐसे आधे फ्लास्क पर यहाँ पर दोनों में डाल दिया हीट किल्ड ईस्ट डाल दिया, ठीक है। ईस्ट जो होता है एक तरह का क्या है, फंगस है। ईस्ट जो होता है फंगस है, ईस्ट जो है एक तरह का फंगस है। ये फंगस ऐसा होते हैं, बाकी फंगस जो होते हैं हमेशा होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन ये जो फंगस है ये है यूनिसेलुलर फंगस। तो उन्होंने क्या किया था, ये 2 फ्लास्क लिया, पहले फ्लास्क को हीट करके उसका जो माउथ है उसको यस शेप में कन्वर्ट कर दिया था, दूसरे फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। अब दोनों फ्लास्क में आधा क्या किया था, हीट करके किल्ड ईस्ट डाल दिया था, और डालने के बाद में क्या किया, कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहला फ्लास्क है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और जो दूसरा फ्लास्क है ये वाला, ठीक, जो दूसरा फ्लास्क है, ठीक। तो पहले फ्लास्क में उन्होंने कुछ नहीं ऑब्जर्व किया, लेकिन दूसरे फ्लास्क में इसमें उन्होंने पाया क्या, उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरियल एंड फंगस या फंगल कॉलोनी पाया, ठीक। बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी पाया, और इसमें क्या क्या पाया, इसमें नो बैक्टीरियल एंड फंगल कॉलोनी, नो बैक्टीरियल एंड फंगल कॉलोनी, ठीक। यानी कहते हैं क्या पे, लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से नया जीव बनता। क्यों, क्योंकि जो दूसरा फ्लास्क है इसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिए थे, एयर के कांटेक्ट में छोड़ा गया था, इसीलिए क्या हुआ था, यहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल के कॉलोनी उन्हें देखने को, ऑब्जर्व करने को मिले, लेकिन पहले वाले फ्लास्क में बैक्टीरियल और फंगस की कॉलोनी देखने को इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि इसको यस से में मोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया या एयर के जो कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट से जो माइक्रोब्स आते थे वो यहीं पर फंस जाते थे, आगे इसके फ्लक्स पे नहीं आते थे, ठीक। इसलिए उन्होंने प्रूव किया। उसके बाद में प्रूव करने के बाद में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छोटा सा नोट बना के, प्रूव किया। प्रूव करने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिजेक्टेड ऑफ ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ये बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बताया है कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ था प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है। कैसे हुआ है, अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया था। इसको आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में जो एक्सपेरिमेंट दिए थे
वो विदेशी साइंटिस्ट थे। उन विदेशी साइंटिस्टों का नाम जो है, एक पहले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है ओपेरन एंड हेल्डेन। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था केमिकल इवोल्यूशन को। कैसे किया था वो बताएं। इसमें देखा जाता है उन्होंने क्या किया था, अर्ली अर्थ के कंडीशन को लिया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था लाइफ फॉर्मेट हुआ। ठीक, इन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे हो गया आपका मेथेन CH4 एंड अमोनिया, उसके बाद में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको लिया। उसके बाद इससे उन्होंने बताया कि इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो गया आपका RNA एंड प्रोटीन लिया। ठीक, इससे उन्होंने बताया इससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, इसी प्रकार से उन्होंने अपना केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दिया था। ठीक, उन्हें बताया था कि अर्ली अर्थ पे जो कंडीशन था, जो गैसेस थी, उसी गैसेस से नए जीव का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई नया जीव फॉर्मेट हुआ। ठीक है, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को उन्होंने दिया था ओपेरन और हेल्डेन एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपने केमिकल इवोल्यूशन में बताया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे मेथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में वाटर, ये सब आपस में मिलकर बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, RNA और प्रोटीन से नया जीव बना। इसलिए कहा जाता है प्रोटीन में जो जीव होते हैं, जीव का जो कोई भी जीव है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग लेयर जो होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये ओरिजिनेट होता है आपका प्रोटीन से। तो कहीं ना कहीं ओपेरन और हेल्डेन ने बताया कि जीव का निर्माण हुआ किससे? जीव का निर्माण हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी RNA और प्रोटीन से मिलकर हुआ है। ठीक, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल इवोल्यूशन में ओपेरन और हेल्डेन के बाद एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है मिलर। जिनका नाम क्या है? मिलर्स जो हैं, सॉरी कबो को केमिकल इवोल्यूशन के बाद एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मिलर्स। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? मिलर्स ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बताया है कि केमिकल इवोल्यूशन से ही नया जीव बनता है। ठीक, दो साइंटिस्ट मिलकर किए थे, एक यूरे एंड मिलर। ठीक, दो साइंटिस्ट थे, लेकिन मिलर जो एक्सपेरिमेंट ज्यादा माना जाता है कि मिलर जो इस पे ज्यादा वर्क किए थे, इसलिए इनको नाम लिखा जाता है मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें किया क्या था, मिलर ने सबसे पहले बॉइलिंग वाटर लिया, इसमें वाटर डाला। सबसे पहले मिलर ने इसमें क्या डाला? वाटर डालने के बाद में, ठीक, वाटर डालने के बाद में इसको क्या किया, 800 सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉइलिंग किया, हीट किया। 800 सेल्सियस पे क्या किया, इसको हीट किया। हीट देने पे क्या हुआ था, ये जो
अर्ली अर्थ का जितना टेम्परेचर था उतने टेम्परेचर पे इसको हीट दिया यानी 800 लमसम 800 टेम्परेचर पे हीट दिया। एक नंबर में पूछता है कि यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर था कितना सेल्सियस था, तो था वो सेल्सियस 800 सेल्सियस था। ठीक, 800 सेल्सियस पे उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद में ये क्या किया, ये जो वाटर है इवापोरेट हुआ जब, तो ये क्या किया, सीधा इवापोरेट होने के बाद में ये सीधा आया यहाँ पे आया। तो जब यहाँ पे आया तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ये राउंड शेप का, इसमें क्या किए, इसमें उन्होंने लगाया था इलेक्ट्रोड लगाया था, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद जो स्पार्क जब दिया तो ब्लास्ट हुआ। इसमें स्पार्क दिया उन्होंने तो ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो गैसों का फॉर्मेशन हुआ। जैसे आपका फॉर्मेशन हुआ CH4 का, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ NH3 का, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ H2O का, फिर फॉर्मेशन हुआ H2 का। इन सब गैसों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब इवेपोरेट होके आया जो वाटर, यहाँ पे स्पार्क हुआ। स्पार्क होने के बाद इन सब गैसों का फॉर्मेशन हुआ। जब ये गैसें फॉर्मेट हो गई तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से फिर से उन्होंने क्या किया, यहाँ से वाटर को आउट किया। यहाँ पे वाटर आउट कर रहे थे कुछ पॉइंट पे, और जब यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे उन्होंने लगाया था कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है जो इवेपोरेट हुए जल हैं या जो हीट किए हुए जल हैं, वाटर हैं, उनको क्या करता है, उनको इसमें क्या करता है, ठंडा किया जाता है। जब यहाँ पे जब ठंडा होगा तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा नीचे जो है वाटर जो होता है, वाटर थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आया। जब लिक्विड फॉर्म में आया तो यहाँ पे जो वाटर है, सारे के सारे जो लिक्विड वाटर हैं यहाँ पे स्टोर हुए। जब यहाँ पे स्टोर हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा इस वाटर के कंटेनिंग में उन्होंने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वाटर के कंटेनिंग में उन्होंने देखा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा उन्होंने क्या, अमीनो एसिड देखा। ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने देखा क्या, अमीनो एसिड पाया। तो उन्होंने बताया था कि अपने केमिकल रिवोल्यूशन में बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो ओरिजिन है हमेशा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड होता है, और आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो प्रोटीन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है। ठीक, इसी से नए जीव बनते हैं। तो फिर से आप देख लो कि यूरे एन मिलर ने क्या किया था, एक बॉइलिंग वाटर लिया, उसको 800 सेल्सियस पे हीट किया। जब हीट किया तो ये सीधा जाके इसमें आया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया था, इलेक्ट्रोड में स्पार्क हुआ। जब स्पार्क डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे गैसों का फॉर्मेशन हुआ। ब्लास्ट हुआ जब, तो यहाँ पे गैसों का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, उसके बाद H2O, उसके बाद हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। जब ये गैसें नीचे आई तो कंडेंसर में आए। जब कंडेंसर में आए तो हीट जो होता है उसको कूल डाउन हुआ। जब कूल डाउन हुआ तो ये जो हीट हुआ जो वाटर था उसका कूल डाउन जब हुआ तो ये लिक्विड फॉर्म में आया। और लिक्विड फॉर्म में जब आया तो उसके कंटेन में देखा उन्होंने, जो इकट्ठा हुआ वाटर था उसमें उन्होंने देखा यूरे मिलर ने कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे कि अमीनो एसिड देखा। अमीनो एसिड से उन्होंने बताया कि अमीनो एसिड से नया जीव का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन को उन्होंने प्रूव किया। तो केमिकल इवोल्यूशन को क्या डायग्रामेटिक एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, एडवांसमेंट दिया था कि ये इसी प्रकार से नया जीव का फॉर्मेशन होता है जैसे कि आपके अमीनो एसिड से हुआ है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के बाद में क्या है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी, मतलब इस थ्योरी को किसने दिया था, या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी या ए थ्योरी। ठीक, इसको देने के लिए क्या हुआ था, दो साइंटिस्ट आए। दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये है नेचुरल साइंटिस्ट। ठीक है, मतलब ये प्रकृतिवाद वाले जो साइंटिस्ट थे दोनों के दोनों। पहले साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट हैं ये सुप्रसिद्ध नेचुरलिस्ट थे, मतलब ये नेचुरल साइंस वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रकृतिवाद के खिलाफ अपने जो एक्सपेरिमेंट है, अपने प्रयोग है, अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। ठीक, उन्होंने बताया क्या, देखो इसमें होता क्या है, दो साइंटिस्ट हैं नेचुरल साइंटिस्ट जो हैं, दो हैं। पहले हैं चार्ल्स डार्विन, और दूसरे उसी टाइम जिस टाइम चार्ल्स डार्विन अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी टाइम एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड रसेल वालेस। ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वालेस।
ठीक है। अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो है उसी टाइम, जिस टाइम चार्ल्स डार्विन अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नेचुरल के बारे में, उसी टाइम में जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये भी साइंटिस्ट थे, ये भी क्या है नेचुरल वाले साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट थे, ठीक। उसके बाद में जो चार्ल्स डार्विन है इंग्लैंड के, चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और जो ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस हैं ये हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक। तो क्या हुआ था, जो ये चार्ल्स डार्विन है इंग्लैंड से अपने समुद्री यात्रा पे, इंग्लैंड से क्या किए थे, अपने समुद्री यात्रा पे सी ब्लैक से अपने समुद्री यात्रा से जो उनका जहाज था, जहाज का नाम था एच.एम.एस. बीगल, ठीक है। एम.एस. बीगल से उन्होंने एक आइसलैंड पे गए जिसका नाम है गैलापागोस आइसलैंड पे गए, ठीक है। और ये जो लोकेटेड है गैलापागोस आइसलैंड, ये लोकेटेड है आपके पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के पास गए जहाज से, उनके जहाज का नाम क्या था, उनके जहाज का नाम था एच.एम.एस. बीगल। एच.एम.एस. बीगल जहाज से समुद्री यात्रा के थ्रू पहुंचे, उन्होंने कहाँ पे पहुंचे, वो पहुंचे आपके गैलापागोस आइसलैंड पे। गैलापागोस आइसलैंड पे जब पहुंचे तो उस आइसलैंड का नाम क्या है, वो किस ओशियन में था, वो ओशियन क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक। ये गए और उसी टाइम जो आपके अल्फ्रेड रसेल वेलेस हैं उन्होंने भी क्या किया, समुद्री यात्रा से गए किस आइसलैंड पे, उस आइसलैंड का नाम है बाबू, ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड, इस आइसलैंड का नाम है मलय आर्चिपेलागो, ठीक है। मलय आर्चिपेलागो, और जो मलय आर्चिपेलागो आइसलैंड है वो आइसलैंड लोकेटेड है आपका इंडियन ओशियन में, ठीक। इंडियन ओशियन में दोनों लोग गए, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, ये दोनों साइंटिस्ट क्या पाए, सेम कंक्लूजन पाए, ठीक है। सेम कंक्लूजन पाए, क्या पाए कि एक ही प्रकार के सेम कंक्लूजन पाए कि जो नेचुरलिस्ट हैं, जो जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं वो क्या हो गए, एक समान हो रहे हैं और एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक। एडेप्टिव रेडिएशन के कारण एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों के दोनों साइंटिस्ट एक समान क्या पाए, एक समान कंक्लूजन पाए, ठीक। फिर क्या हुआ था उस टाइम 90 के दशक में जो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड ऐसा देश था कि उस टाइम पूरे विश्व पे अपना अपना शासन करता था, ठीक। तो वहाँ के जो नागरिक है वो भी क्या पाए, उनका भी नागरिक जो होता है जो पीक पे रहते थे, हमेशा अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाए रखते थे। तो जो साइंटिस्ट हैं पाए तो सेम कंक्लूजन, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन अपने पब्लिश बुक में किया, उनके बुक का नाम था वर्जिन ऑफ दी स्पीसीज, वर्जिन ऑफ दी स्पीसीज उनकी बुक का नाम था। उस बुक में उन्होंने लिखा क्या, उस बुक में लिखा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया, ठीक है। उस बुक में उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन, यानी चार्ल्स डार्विन का कहना ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑर्गेनिज्म धरती पे जो है उसमें संतान उत्पत्ति, यानी जो ब्रीदिंग की सिस्टम है, संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती, ठीक। लेकिन जो जीवन यापन है वो नेचर सेलेक्ट करती है। नेचर अगर तुम्हें सेलेक्ट कर रही है तब आप सर्वाइव करोगे, अगर नहीं कर रही है सेलेक्ट तो आप डेड कर जाओगे, ठीक। तो कौन कहा था, ये कहे थे चार्ल्स डार्विन ने। तो क्या होता है, जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ उसके बाद लाइफ सर्वाइव कैसे करती है, ये दो नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट है। पहले साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, दूसरे का नाम है अल्फ्रेड रसेल वेलेस। ये जो साइंटिस्ट है दोनों क्या है, समुद्री यात्री थे। और जो चार्ल्स डार्विन है उनके जहाज का नाम है एच.एम.एस. बीगल। इस जहाज के माध्यम से गैलापागोस आइसलैंड पे पहुंचे थे जो पैसिफिक ओशियन में है। और जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस हैं इन्होंने भी समुद्री यात्रा से मलय आर्चिपेलागो जो आइसलैंड कहाँ पे है, इंडियन ओशियन के पास है, ये दोनों अपन सेम टाइम पे सेम कंक्लूजन पाए। बट जो चार्ल्स डार्विन अपने बुक में लिखे थे, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वाले बुक में लिखे हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें संतान उत्पत्ति की जो संभावना अपार होती है, बट उसमें क्या होता है, उसमें संघर्ष होता है, ठीक है। उसमें संघर्ष होता है, जो उस संघर्ष को पार करता है वही क्या करता है, वही लाइफ में सर्वाइव करता है, ठीक। नहीं तो डेड कर जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको बताएंगे हम
द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस थे उस टाइम। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो हैं उन्होंने अपने एम्ब्रियोनिक सपोर्ट में बताया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन में बताया, अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि जो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज वाले कॉमन टू ऑल ऑल वर्टिब्रेट हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक, यानी जितने भी बैकबोन वाले हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जितने भी बैकबोन वाले हैं, जितने भी बैकबोन वाले हैं, ठीक, बैकबोन वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब में क्या होता था, उन सब में गिल्स स्लिट पाई जाती थी, उन सब में क्या पाया जाता था, गिल स्लिट पाई जाती थी, ठीक। जितने भी क्या होते थे, वर्टिब्रेट होते यानी बैकबोन वाले होते थे, उन सब में गिल स्लिट पाई जाती, किस स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक। बट जैसे ही वो अडल्ट होते थे एब्सेंट हो जाता था, जैसे ही अडल्ट स्टेज में आते थे, वयस्क होते थे, अडल्ट होते थे, तुरंत क्या हो जाता था, एब्सेंट हो जाता था। और ये क्या होता था, ये जो गिल स्लिट है, ये गिल स्लिट क्या होता था, जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है, हेड में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता। तो ये जो एम्ब्रियोनिक एविडेंस है, ये दिया किसने था, ये दिए थे अर्नेस्ट हैकल ने। उन्होंने बताया था जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जितने ऑल वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो प्रेजेंट होता था वो होता था गिल स्लिट, ठीक है। बट क्या है कि अडल्ट स्टेज पे आते ही क्या होता था, वो जो गिल स्लिट है, गिल स्लिट कन्वर्ट किस में आ जाता था, हेड में, हेड में कन्वर्ट हो जाता था। और क्या होता था, आपको पता है जो गिल्स है, गिल्स का यूज हमेशा करते कौन है, कौन करता, फिश करते हैं, ठीक। तो बट फंक्शनल इन फिशेज, जो फिशेज हैं वही यूज करते हैं गिल्स का, बाकी कोई नहीं करता है। इसीलिए उन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उन सब में गिल स्लिट पाया जाता है। बट क्या होता है, जैसे वो अडल्ट होते हैं वो हेड में कन्वर्ट हो जाता है। और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो वर्टिब्रेट किसमें होता है, फिशेज में होता है, ठीक। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। अगला टॉपिक आप लोग का है इवोल्यूशन के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कैसे कैसे एडेप्टिव ऑर्गन आते हैं, किसका सेम वर्क होता है, किसका डिफरेंट वर्क होता है, आप इसमें देखेंगे। इवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल एर्नेस्ट बोर्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बात किया था। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता है आपके क्या, होमोलॉगस ऑर्गन, उसके बाद में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अब क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन में जितने भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट, जैसे आपका मैन हो गया, उसके आदमी चीता हो गया, व्हेल हो गया, बात हो गया, ठीक, ठीक है, ये सब जो ऑर्गन है इनमें क्या होगा, इनके जो मैमल कैटेगरी के सारे ऑर्गन मतलब एनिमल हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल है मैमल कैटेगरी के, इनमें जो बोन का पैटर्न है, जो बोन का जो पैटर्न, जैसे ह्यूमरस रेडियस अल्ना, जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना का बोन का पैटर्न है वो सेम है, ठीक, बोन का जो पैटर्न है वो सेम है। बट जो क्या है, बट जो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन, बट जो फंक्शन है, फंक्शन वो डिफरेंट है, ठीक, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गन जिनकी जिनकी ओरिजिन सेम हो, ठीक है, ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो, बट क्या हो, बट वर्क जो है डिफरेंट हो। जैसे मैन जो होता है हैंड से कोई चीज पकड़ता है, चीता जो होता है अपने फोर लिम्ब से दौड़ती है, ठीक है। उसके बाद व्हेल जो होता है अपने विंग से या अपने विंग से क्या करती है, स्विमिंग करती है। उसके बाद में बाथ जो होता है, बाथ अपने विंग से फ्लाई करता है, ठीक है। जैसे इन सबका जो फोर लिम्ब है, ठीक, फोर लिम्ब की वर्जिन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब, फोर लिम्स की जो वर्जिन है, वर्जिन वो सेम है, फोर लिम्ब की वर्जिन सेम है, बट क्या है, वर्क जो है डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या आता है, एनालॉगस ऑर्गन आता है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है कि ऑर्गन, ऑर्गन की जो वर्जिन है, ये वर्जिन ऑफ ऑर्गन,
ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑर्गन, ओरिजिन ऑफ ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन की ओरिजिन जो होती है ये सेम होती है, ऑर्गन की ओरिजिन सेम होती है, लेकिन बट और नहीं सॉरी, ऑर्गन की जो ओरिजिन है, ऑर्गन ऑर्गन की जो ओरिजिन है वो क्या होती है, ऑर्गन ओरिजिन डिफरेंट होती है, हाँ सही बात, डिफरेंट होती है, लेकिन बट वर्क जो है, वर्क वो है सेम, वर्क क्या होता है सेम। जैसे यहाँ पे लिखे हमने बर्ड लिखा है, ठीक, बर्ड में होते हैं टू विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई करती है, और जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं 4 विंग्स, जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, ठीक, बटरफ्लाई में होते हैं 4 विंग्स। तो जो वर्जिन है यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो वर्जिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो विंग्स से होते हैं, विंग्स से क्या करती है, विंग्स से क्या करती है, फ्लाई करती है, हमेशा उड़ती रहती है, ठीक, फ्लाइंग में ये हेल्प करता है। तो ये ऐसे ऑर्गन होते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन, और ऐसे ऑर्गन होते हैं आपके होमोलॉगस ऑर्गन। तो आप एक बार फिर से जान दो, इवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है कार्ल लिनस वार बोयर्स, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 की कॉन्सेप्ट लाया था, पहला लाया था क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा लाया था क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता है आपको क्या, होमोलॉगस ऑर्गन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आता है आपका क्या, एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जैसे मैन हो गया, चीता हो गया, व्हेल हो गया, बात हो गया, इन सब में जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना का जो सिमिलरिटी है सेम है, जो 4 लिम्स हैं इसकी सिमिलरिटी सेम है, बट क्या होता है, जो वर्क है, फंक्शन है, वो डिफरेंट टाइप का, ठीक। उसके बाद में जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एनालॉगस ऑर्गन है, उसमें क्या होता है, जो बर्ड है और इंसेक्ट है, उनके जो विंग्स हैं, जो उनके पंख हैं, पंख की वर्जिन तो डिफरेंट है, बट जो पंख से क्या करते हैं, पंख से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उड़ने का जो वर्क है सेम है, ठीक। तो आप इसको एक बार इसमें शॉर्ट ले लो। अगला टॉपिक आप लोग का है इंडस्ट्रियल मैलानिज्म, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि कैसे, कहाँ पे पोल्यूशन होता है, कहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, ठीक। इससे होता क्या है इसमें कि एक जगह है इंग्लैंड में, ठीक, इंग्लैंड में क्या हुआ था, 1850 के पहले इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक, यानी जो फैक्ट्रिया वगैरह नहीं थी, ठीक। जब फैक्ट्रिया नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक, जहाँ पे फैक्ट्री नहीं रहेगी, जहाँ पोल्यूशन 0 पोल्यूशन रहेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या रहेगी, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके लाइकेन 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 का क्या हो जाएगा, लाइकेन का फार्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे लाइकेन का फार्मेशन हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि लाइकेन वहीं पे सर्वाइव करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन 0% होता है, क्योंकि लाइकेन बनते हैं हमेशा एसोसिएशन से, यानी लाइकेन का फार्मेशन होता है एल्गी एंड फंजाई के कंपोजिशन से बनता है, ठीक, लाइकेन का फार्मेशन होता है। और लाइकेन जो होते हैं इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं पाया जाएगा वहीं पे लाइकेन उगेंगे, ठीक। जहाँ पे पॉल्यूशन होता ही नहीं है वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे लाइकेन होंगे, ठीक। तो लाइकेन हमेशा क्या होते हैं, CO4, हाँ, CO4 में नहीं उगते, जहाँ पे CO4 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लाइकेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल मैनलिज्म में क्या होता है कि इंग्लैंड में सन 1850 के पहले इंडस्ट्री अगर नहीं थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे 2 प्रकार के मौत देखने को मिले थे। पहला था व्हाइट विंग्स वाले मौत, ठीक, व्हाइट विंग्स वाले मौत जिन्हें कहते हैं बिस्टॉन या बिटुलेरिया, ठीक है, बिस्टॉन बिटुलेरिया। और एक होते हैं डार्क विंग्स वाले मौत जिन्हें कहते हैं बिस्टॉन कार्बोनेरिया, ठीक है। तो ये 2 मौत पाए जाते थे, ठीक। और पाए कहाँ जाते थे, जहाँ पे 0% क्या था, 0% पॉल्यूशन था, यानी लाइकेन लाइकेन क्या हुए थे, लाइकेन वहाँ पे उगे हुए थे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई पौधा है, पेड़ है ये, कोई पेड़ है ये, अब पेड़ पे एक डार्क मॉथ रह रहे हैं, एक लाइट मॉथ रह रहे हैं, ठीक। इस पेड़ पे सॉरी इस पेड़ पे, जैसे पेड़ है, इस पेड़ पे क्या रहे हैं, इसके पेड़ के जो यहाँ पे बैकग्राउंड ये दिख रहा है, इस बैकग्राउंड पे लाइट भी रह रहे हैं और डार्क भी रह रहे हैं, ठीक।
तो जहाँ पे लाइकेन ज़्यादा रहेगा तो लाइकेन इस पे पाया जाता है, पेड़ के यहाँ पे बैकग्राउंड पे। तो लाइकेन जब पाया जाएगा तो जिस तरह का लाइकेन का जो कलर है उसी कलर का पाए जाते हैं आपके मॉथ, व्हाइट मॉथ पाए जाते थे, ठीक। तो उस टाइम जो डार्क वाले थे, डार्क मॉथ वाले थे, उस टाइम डार्क मॉथ वाले क्या हुए थे, इनको चिड़िया पकड़ के खा लेती थी, ठीक। क्यों? क्योंकि उस टाइम लाइकेन ज्यादा उगे थे और जो व्हाइट माउथ वाले थे वो उसमें क्या होते थे, उसमें छिप जाते थे, ठीक। उस पेड़ के बैकग्राउंड पे छिप जाते थे। लेकिन जो डार्क वाले होते वो छिपते तो थे लेकिन वो दूर से ही दिख जाते थे। क्यों? क्योंकि वो डार्क लाइट वाले थे, ठीक। डार्क लाइट वाले थे, वो दिख जाते थे तो उनको चिड़िया पकड़ के खा लेती थी, ठीक। लेकिन क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, यानी 1920 में, ठीक है, 1920 में इंग्लैंड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई गई। जब फैक्ट्रियां लगाएगा तो जो लाइकेन उस टाइम जो सरवाइव कर रहे थे वो क्या हो गए, वो डिसअपेयर्ड हो गए, यानी खत्म हो गई, ठीक। जब डिसअपेयर हो गए तो जो बैकग्राउंड ट्री का था वो क्या हो गया, वो दिखने लगा, बैकग्राउंड जो ट्री का था दिखने लगा। तो उस टाइम जो व्हाइट व्हाइट मौथ वाले जो थे वो क्या होने लगे, वो दिखने लगे, डिसअपेयर हो गया जब लाइकेन, तो क्या दूर से दिखने लगे थे। दूर से जब दिखने लगे थे तो उनको पकड़ पकड़ के चिड़िया खा ली। जब चिड़िया खा ली तो डार्क मौथ वाले उस टाइम पाए जाते थे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देना कि उस टाइम जो डार्क मौथ वाले हैं वही सरवाइव करेंगे, ठीक। उस टाइम डार्क मौथ वाले सरवाइव कर रहे थे और इस टाइम जो होता था, इस टाइम लाइट मौथ वाले क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। इस टाइम क्या होंगे, आपके जो लाइट विंग्स वाले हैं या व्हाइट विंग्स वाले, इस टाइम क्या रहेंगे, व्हाइट विंग्स वाले जो मौथ हैं वो क्या करेंगे, वही सरवाइव करेंगे, ठीक है। इस टाइम क्या करेंगे, व्हाइट विंग्स वाले सरवाइव करेंगे। तो जान लेना, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वहाँ पे व्हाइट मौथ वाले सरवाइव करेंगे और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे होंगे डार्क मौथ वाले सरवाइव करेंगे, ठीक। तो सरवाइव करने का जो प्रोसेस है वो लाइकेन पे डिपेंड करता है। लाइकेन जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहाँ पे पॉल्यूशन 0% रहेगा, ठीक। इसलिए लाइकेन जो होते हैं गुड इंडिकेटर होते हैं, क्या होते हैं, गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन के। जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, जहाँ पॉल्यूशन कम रहेगा वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। यानी CO4 का जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, ठीक। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम आप सबको बताएंगे एवोल्यूशन का ब्रीफ अमाउंट ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है कि क्या किस एरा में किस ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हुआ या ओरिजिन हुआ, उसके बारे में बताएंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो ओरिजिन है वो हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 20 बिलियन, ब्रैकेट में लिख देते हैं बिलियन, 20 बिलियन ईयर एगो हो गया, एरा हो गया, ठीक है। एगो और एरा ये हम लिखते हैं बीते हुए कल, बीता हुआ कल जो बीत चुका हुआ है उसके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं एरा में, ठीक। तो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 20 मिलियन ईयर एगो, ठीक। 20 बिलियन ईयर एगो हुआ है यूनिवर्स का फॉर्मेशन। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ है। और अर्थ पे सबसे पहले कोई अगर ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, आया है, तो लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक। यानी अर्थ और लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है दोनों मिलाकर 500 मिलियन ईयर एगो हुई है, ठीक। यानी ब्रह्मांड के निर्माण के बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद में लाइफ ओरिजिनेट हुई। जब लाइफ ओरिजिनेट हुई उस टाइम 500 मिलियन ईयर दोनों मिलाकर लिखा जाता है, ठीक। ये मिलियन ईयर एगो है और ये बिलियन ईयर एगो है, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो नॉन सेलुलर फॉर्म, मतलब नॉन सेलुलर मतलब ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, ठीक, बिना सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। तो बिना सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है जैसे आरएनए का जो फॉर्मेशन है, आरएनए का फॉर्मेशन है 3 बिलियन ईयर एगो हुआ, ठीक। उसके बाद जस्ट पांचवा पॉइंट है सेलुलर फॉर्म, मतलब सेल वाले ऑर्गेनिज्म कब आए, ठीक। तो सेल वाले ऑर्गेनिज्म आए थे ये 2000 मिलियन ईयर एगो आए हैं, ठीक। सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये 2000 मिलियन ईयर एगो आए हैं, ठीक। उसके बाद में जो सेलुलर हैं उसमें आए थे फोटोसिंथेसिस वाले।
फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। उसके बाद में इसमें सेलुलर में आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूरिना हो गया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। प्लांट हो गया, ट्री हो गया। उसके बाद वर्टिब्रेट में आए। वर्टिब्रेट का जो इवोल्यूशन है 5 मिलियन ईयर एगो, 5 मिलियन ईयर एगो माना जाता है, ठीक। 5 मिलियन ईयर एगो में हुआ है वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद में जॉलेस फिशेस है। जो फिश है ये वर्टिब्रेट का ही सदस्य होते हैं। जॉलेस फिशेस आए। जॉलेस फिश मतलब आए थे आपके 350 मिलियन ईयर एगो आएंगे, ठीक। 350 मिलियन ईयर एगो में उनका जन्म हुआ है। इसमें से जॉलेस फिश जैसे एग्नेथा है, एग्नेथा जॉलेस होता है। जॉलेस मतलब जबड़ा, जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, जिसमें जॉ एब्सेंट होता है, वो जॉलेस फिशेस होते हैं, ठीक। तो जबड़ा इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या पाए जाते हैं, सिर्फ इसमें क्लोम पाए जाते हैं और शक्कर पाए जाते हैं। इसकी वजह से फूड मटेरियल को सक करते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो एग्नेथा है, ये इनका लाइफ ओरिजिन कहाँ पे, ओशियन में आया, ओशियन से फिर लैंड पे आए हैं, ठीक। उसके बाद में 1928 में, ठीक है, 1928 में साउथ अफ्रीका में सिलोसिनेंट आए, सिलोसेंट आए, ठीक। सिलोसेंट मतलब होता है ये सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आए, ठीक। जैसे कॉन्स्टर आए, ठीक है। उसके बाद में 320 मिलियन ईयर एगो में प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट आए, ठीक, प्लांट आए। उसके बाद में प्लांट के बाद में 200 मिलियन ईयर एगो बाद आए आपके रेप्टाइल्स। प्लांट के बाद रेप्टाइल्स है, और रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल होते हैं, हाँ, जो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है। धरती पे सबसे पहला अगर कोई वर्टिब्रेट आया है तो रेप्टाइल्स है। रेंगने वाले जो जीव हैं सबसे पहले वर्टिब्रेट यही आए थे, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आए उसके बाद इन्होंने पानी में भी अपने आप को अडाप्ट कर लिया। फिर ड्यूरिंग रेप्टाइल जो पानी में पाए जाते थे वो क्या है, एकाइनोसोर्स, एकाइंथोसोर्स हैं। एकाइंथोसोर्स जो होते हैं ये पानी में लैंड में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे इन सबका ओरिजिनेट हुआ। तो ब्रीफ नॉलेज था, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।